देहांत कल हुआ था। लेकिन आज जो मुख्य उद्देश्य है वो जवाहरलाल जी को स्मरण करने का है, क्योंकि ये संयोग है कि दीपावली के साथ साथ आज जवाहरलाल जी की जयंती, जिसे बाल दिवस के रूप में देश मनाता चला आ रहा है, तो वो भी उसके साथ ही 14 नवंबर को दीपावली पड़ी। नेहरू के बारे में थोड़ी थोड़ी कर के उनके डिफरेंट डायमेंशंस पे दर्जनों लोगों ने आज अपनी संक्षिप्त चर्चा में उनको फोकस किया। रामायण जी से बात शुरू हुई और सभी लोगों ने अपनी बात रखी। नेहरू को हिंदुस्तान की आवाम का आंखों का नूर कहा जाता था, अनायास तो नहीं कहा जाता था, क्योंकि नेहरू आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया थे। नेहरू के मायने यही है आधुनिक भारत निर्माण का शिल्प और उस शिल्प को मूर्त स्वरूप प्रदान करने की कुशलता। नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, उसकी भी चर्चा आई। अहमदनगर जेल में जब वो 47 के मूवमेंट में थे तो उस समय डिस्कवरी ऑफ इंडिया उन्होंने लिखी थी। गांधी के बाद वो सबसे बड़े राजनीतिक यायावर थे इस देश के, मॉडर्न इंडिया के, जिन्होंने देश को दूर दराज तक, गांव गिराव तक घूमा था। खुद लिखा है उन्होंने उसमें कि बंगाल को छोड़ करके कोई सूबा ऐसा नहीं जिसमें मैं सुदूर गांव गिराव तक न बैठा हूं। वो जवाहरलाल नेहरू ने इस तरह से एक भारत को खोजने की कोशिश की, एक भारत स्वप्न बुनने की कोशिश की, और एक भारत हमको आपको विरासत में छोड़ करके वो गए। सवाल ये है कि कौन सा भारत खोजा नेहरू ने और कौन सा भारत उनको मिला था, कौन सा वो हमको दे के गए, कौन सा उन्होंने प्राप्त किया था। तो जो भारत नेहरू को मिला था, आज बड़ी बातें होती है। नेहरू इरा ऑनवर्ड जो हिंदुस्तान है उस पर एक सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश होती है। 70 साल के सवाल सोशल मीडिया के माध्यम से बिना किसी सोच समझ के खड़े किए जाते हैं। लेकिन 70 साल पहले नेहरू को कौन सा हिंदुस्तान मिला था? 1000 साल के सामंतवाद और साम्राज्यवाद के शोषण से निकला हुआ हिंदुस्तान, उस शोषण से निकला हुआ वो हिंदुस्तान कुछ वैसा ही था जैसे कोई आम चूस करके गुठली फेंक दे। वो चूसे हुए आम की गुठली की तरह मिला हुआ हिंदुस्तान जवाहरलाल को मिला था, जिसे सजा करके उन्होंने जिस रूप में खड़ा किया है उसमें आज बहुत कुछ बनाया भी जा सकता है, बिगाड़ा भी जा सकता है, बिगाड़ा भी जा रहा है। तो वो जवाहरलाल नेहरू ब्रिज थे, पुल थे दो युगों के बीच में। एक युग था देश की आजादी के संघर्ष का और दूसरा युग था उस आजादी का संगीताकरण करके दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का पौधा लगाने का, उसको विकसित करने का और उस लोकतंत्र के रास्ते से होकर के आधुनिक विकास के रास्ते पर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का। ये दो युग के बीच एक ब्रिज की तरह नेहरू है, क्योंकि नेहरू एक स्वप्न दृष्टा भी थे और नेहरू को उस सपने को साकार करने का मौका भी मिला था। बहुत कम ऐसा होता है कि कोई चिंतक हो जो एक सपना बुने देश और समाज के लिए, लेकिन उस सपने को तराशने का मौका भी उसको मिले। ये भाग्यशाली व्यक्ति तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने एक भारत की खोज की और एक भारत हमें आपको तराश करके वो दे करके गए। ये नेहरू इस तरह से दो युगों के बीच एक ब्रिज की तरह हमें दिखाई देते हैं। नेहरू एक युग पुरुष थे और गांधी के शिष्य थे। ऐसा बहुत कम होता है कि कोई युग पुरुष दूसरा युग पुरुष पैदा करे। रामानंद जी ने हमारी काशी में
कबीर तो पैदा किया था, लेकिन कबीर दूसरा कबीर नहीं पैदा कर पाए। लेकिन गांधी जैसे युग पुरुष ने नेहरू जैसा दूसरा युग पुरुष पैदा किया था। इलाहाबाद की बात आनंद भवन वाले शहर से अविनीत कर रहे थे, और इलाहाबाद में ही वो कैंप हो रहा था कांग्रेस सेवा दल का। जो कांग्रेस सेवा दल तो बाद में नाम पड़ा, 1947 में वो नाम पड़ा, पहले हिंदुस्तानी सेवा दल हुआ करता था। और 1923 में उसकी संस्थापना जब हुई तो नेहरू उसके फाउंडर प्रेसिडेंट थे, यद्यपि उसके संस्थापक सेक्रेटरी जो जिन्होंने उसे पढ़ाया वो हार्डिकर साहब थे। तो सेवा दल का वो कैंप जो इलाहाबाद में था। नेहरू के पिता मोतीलाल जी को बड़ी शिकायत रहा करती थी अपने बेटे से। 3rd क्लास में यात्रा करता है, प्रतापगढ़ और दूसरे अवध के जिलों में, उनके गांव में किसान आंदोलनों में गांव की धूल हाँकता रहता है। इस तरह की तमाम शिकायतें लेकर के वो जाते रहते थे जवाहरलाल जी के पास, गांधी जी के पास। वहां वो गांधी जी उस कैंप में थे और उनसे मिलने के लिए जवाहरलाल जी के भी उस कैंप में थे, और गांधी जी वहां टिके हुए थे। तो मोतीलाल जी वहां मिलने के लिए गांधी जी से गए, और जाते समय गांधी जी के का जो टेंट था उसकी तरफ जाते समय उन्होंने देखा कि जवाहरलाल जी रात का जो भंडार बना था कैंप में, उसका जो हंडा कड़ाहा था वो मांज रहे थे। देख के तिलमिला गए मोतीलाल जी, और बड़े मतलब साधारण वकील तो थे नहीं। महाराज दरभंगा की बहस करने पटना हाई कोर्ट में गए तो 50,000 उस जमाने का चांदी का विक्टोरिया रुपया, आज उस रुपए को आज के रुपए में कन्वर्ट करिए तो सुप्रीम कोर्ट के किसी वकील की हैसियत नहीं है कि इतना पैसा मांग ले। बड़े समृद्ध व्यक्ति थे। बापू से उन्होंने कहा, महाराज ये क्या हो रहा है? तो कहा क्यों, क्या हुआ? कहा वो बेटा बर्तन मांज रहा है। अरे कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए, मैं इंतजाम कर दूं, या धन की व्यवस्था में दिक्कत हो तो मैं दे दूं, मैं ब्लैंक चेक दे दूं। कहा ब्लैंक चेक दे देंगे। उन्होंने जेब से चेक बुक निकाली और उस पर सिग्नेचर किया और थमा दिया। बापू को उन्होंने कहा मोतीलाल जी ये ब्लैंक है। तो उन्होंने कहा कि आप जो उचित समझिए तो भर लीजिए। तो उन्होंने जहां रकम लिखी जाती है वहां लिखा था महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू, और जब चेक लौटाया मोतीलाल जी को तो एकदम पानी पानी लगातार माफी मांगते रहे। उस गांधी ने नेहरू को गढ़ा था। लखनऊ अधिवेशन जहां कांग्रेस लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 का, उस लखनऊ अधिवेशन में भी गांधी गए थे, और वहां पहली मुलाकात नेहरू की वही गांधी से हुई थी। रामायण बाबू के प्रांत चंपारण से राजकुमार शुक्ल भी आए थे और पहली बार वहीं मिले थे, जो गांधी जी को बाद में लिवा जाते हैं चंपारण, जहां से इतिहास एक करवट बदलता है। तो वहां से जो एक केमिस्ट्री शुरू होती है गांधी और नेहरू के संबंधों की, उसका आने वाले दिनों पर इंडियन नेशनल बिल्डिंग पर बहुत गहरा और बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। वो जवाहरलाल नेहरू का जो नाम है, हमेशा गांधी से उनके पर्याप्त डिफरेंसेस हैं, मेजर डिफरेंसेस हैं आइडियोलॉजिकल गांधी से, लेकिन गांधी के वो सबसे बड़े शिष्य हैं। गांधी को उन्होंने जीवन में डिसोन नहीं किया, क्योंकि जो एक ब्यूटी थी, नेहरू एक बड़े राजनयिक थे, यूं ही नहीं थे। नेहरू की सबसे बड़ी ब्यूटी ये थी कि वो बड़ी विलक्षण समन्वयी गतिशीलता के महापुरुष थे। जितनी नेशनल मूवमेंट की करंट थी, उन सब करंट कहीं जाकर के जुड़ती थी तो नेहरू में जाकर के जुड़ती। नेहरू नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गहरे मित्र थे। नेहरू गांधी के सबसे बड़े चेले थे। नेहरू किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन के और भारतीय समाजवादी आंदोलन के सबसे बड़े रहनुमा थे। और दूसरी तरफ
जो हिंदुस्तान, यूं ही नहीं वो प्रधानमंत्री बन गए, केवल गांधी ने बना दिया और वो बन गए, किसी मोह में गांधी ने बना दिया और उनको स्वीकार कर लिया गया। कांग्रेस में ऐसा नहीं था। गांधी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने बहुत सोच विचार करके नेहरू को कमान सौंपने का फैसला लिया था, क्योंकि नेहरू में वो विलक्षण समन्वयी गतिशीलता थी, जो मैंने कहा, एक समन्वय का भाव था। केवल वो मजदूर आंदोलन और किसान आंदोलन के नायक नहीं थे, वो केवल एक समाजवादी महानायक नहीं थे, समाजवादी चिंतक ही नहीं थे, बल्कि भारत का जो देशी पूंजीपति वर्ग था वो भी नेहरू को ही मानता था, वो पटेल को नहीं मानता था, वो दूसरे नेताओं को उस तरह से नहीं मानता था जिस तरह से उसको नेहरू में विश्वास था। इसलिए जब प्लानिंग का कंसेप्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में और नेहरू के माध्यम से कांग्रेस में आया और नेहरू के तदारक में ही वो पहली कमेटी प्लानिंग की बनी, तो उस वर्ग ने भी उनको सहयोग किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि नेहरू घोषित रूप से जहां साम्राज्यवाद विरोधी थे, वहीं वो बहुत बड़े सामंतवाद विरोधी थे। राजशाही और सामंतशाही, गांव गांव फैली हुई जमींदारी का जो शोषण का मकड़जाल था, उसके खिलाफ जो किसान आंदोलनों की चेतना थी, नेहरू का सीधा जुड़ाव उस चेतना से था, तो सामंतवाद के खिलाफ थे। तो भारत का जो पूंजीपति वर्ग है, वो भी, जो उद्योगपति भारत के थे, वो भी ये जानते थे कि नेहरू को प्रेफर करना ज्यादा बेटर है, क्योंकि नेहरू आएंगे तो भले सोशलिज्म आए लेकिन डेमोक्रेसी भी आएगी, और नेहरू आएंगे तो रूल ऑफ लॉ होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी होगी। लेकिन अगर सामंतवाद पनपा, जैसा अंग्रेजों ने किया था, बदमाशी की थी, उन्होंने जाते जाते सभी 560 से ज्यादा रियासतों को आजाद घोषित कर गए थे, जो उनके हुक्मरान जो चाहे वो करें, वो चाहे तो स्वतंत्र हैं, चाहे पाकिस्तान में चले जाए, चाहे हिंदुस्तान में चले जाए। उनको पुराने नवाब, पुराने रजवाड़े, उनको मुकम्मल आजादी, इस बारे में उन्होंने घोषित की थी। नेहरू इसके खिलाफ थे, और बल्कि पटेल को वो लोग मानते थे कि उनके अच्छे संबंध उन लोगों से हैं, और अगर ये राजशाही रहेगी, गांव गांव फैला हुआ ये जमींदारी, रैयतवारी और का मकड़जाल रहेगा, तो फिर तो मनमाना चलेगा। राजा की इच्छा ही सबसे बड़ा कानून होता है, जहां वहां रूल ऑफ लॉ तो नहीं होगा, तो उसमें पूंजीवाद भी नहीं पनप सकता, उसमें उद्योग धंधे भी नहीं पनप सकते। फिर उनको लगता था कि नेहरू प्लानिंग की बात करते हैं, नेहरू बुनियादी उद्योगों की बात करते हैं, समाजवाद के रास्ते, सार्वजनिक सेक्टर के रास्ते इन सबको ले आने की बात करते हैं, तो उसमें हर्ज क्या है? हमें तो मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट है, हमें भी अवसर है। वो भिलाई में इस्पात बनेगा, बोकारो में बनेगा, राउरकेला में बनेगा, दुर्गापुर में बनेगा, तो हमारे भी कारखाने चलेंगे। जो बुनियादी उद्योग है अगर सरकार लगा रही है तो उससे हमको भी लाभ ही होगा, हमको कोई नुकसान नहीं होने वाला है उससे। तो ये सभी वर्गों का भरोसा जवाहरलाल नेहरू में था, चाहे वो किसान मजदूर आंदोलन की चेतना थी, वो भी प्रो नेहरू थी, या वो उद्योगपतियों का तबका था, वो भी प्रो नेहरू था। जो नेहरू समाजवादी भी थे, नेहरू राष्ट्रवादी भी थे, नेहरू के साम्राज्यवाद विरोधी भी थे, और नेहरू के साम्राज्यवाद विरोध में बेशक समाजवाद था, लेकिन उससे ज्यादा राष्ट्रवाद था। शायद यही वजह थी कि कभी गांधी को नेहरू ने डिसोन नहीं किया। 1927 के बाद 27 तक तो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म या पंथनिरपेक्षता, ये तीन बुनियादी आइडियोलॉजिकल जो कंसेप्ट थे वो नेशनल मूवमेंट की फिलॉसफी में, कांग्रेस की फिलॉसफी में बाकायदा इस्टेब्लिश हो चुके थे।
लेकिन 1927 से 1937 के बीच सोशलिज्म का कंसेप्ट चौथा पाया आता है सिद्धांतों का कांग्रेस की विचारधारा में। और वो जो करंट आगे बढ़ती है उसके दो बड़े महानायक कांग्रेस के भीतर थे, एक सुभाष चंद्र बोस, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। और जो समन्वय की बात मैं कर रहा था, जो क्रांतिकारी धारा थी वो भी उतनी ही नेहरू, सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं में किसी पर उनकी आस्था थी तो नेहरू पर थी। इलाहाबाद की बात अब रीच कर रहे थे, वहां आनंद भवन जाते थे चंद्रशेखर आजाद, और एक एक बार में मोतीलाल जी से 5-6 हजार रुपए उस जमाने में लाया करते थे, और वो देते थे उनको, मोतीलाल जी चंद्रशेखर आजाद को। बल्कि जवाहरलाल जी तो 10-20-50 रुपए ही देते थे, लेकिन मोतीलाल जी 5,000 रुपए तक उनको देते थे। भगत सिंह सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं में किसी का गुणगान करते थे तो नेहरू का करते थे। तो इस तरह से जितनी चेतनाएं थी राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में सक्रिय थी, क्योंकि भारत का जो देशज पूंजीपति वर्ग था उसकी भी पूरी भूमिका राष्ट्रीय आंदोलन में थी, गांधी के साथ थी। तो ये सारे तबके नेहरू के पक्ष में थे, इसलिए नेहरू को विरासत प्राप्त हुई। और समाजवाद का पुट नेहरू और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाते आया। पूर्ण स्वाधीनता का संकल्प नेहरू के की अध्यक्षता में पारित हुआ। जब साइमन कमीशन आया और कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म फर्दर कैसे होंगे, 10 साल बाद, हर 10 साल बाद होते थे, 19 में हो चुका था, जिसके खिलाफ सारे संघर्षों में जलियांवाला बाग कांड वगैरह हुआ था। तो 1927 में ड्यू था, साइमन कमीशन बना तो उसका देश भर में विरोध हुआ, कोई हिंदुस्तानी नहीं था। लेकिन गांधी जी के आंदोलनों की ब्यूटी होती थी कि वो कभी वैकल्पिक शून्यता नहीं छोड़ते थे अपने आंदोलन में। वो बाइकाट करो विदेशी वस्त्रों का तो नंगे तो घूमोगे नहीं, खादी चरखा, विदेशी सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं का बाइकाट तो विद्यापीठ, हमारा विद्यापीठ भी उसी में था, राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन। तो अगर हम साइमन का बाइकआउट कर रहे हैं तो भारत का संविधान कैसा हो हम तो बताएं। तो नेहरू कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू कमेटी नहीं, मोतीलाल नेहरू कमेटी। और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1928 की कलकत्ता कांग्रेस में, जहां मोतीलाल जी अध्यक्षता कर रहे थे, और वहां तीखा मतभेद था। जवाहरलाल जी उस रिपोर्ट के खिलाफ थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उसके खिलाफ थे, क्योंकि 1905 की बनारस कांग्रेस में जो एक ऑफिशियल मोटो कांग्रेस ने अपना किया था वो था सेल्फ रूल, और वो तब तक कायम था। उसी सेल्फ रूल के अम्ब्रेला में वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का स्ट्रक्चर उसमें सुझाया गया था। लेकिन ये जो नई पीढ़ी का नेतृत्व आया था, इनका कहना था कि नहीं, अब पूर्ण स्वतंत्रता के नीचे कुछ नहीं। तो ये डिफरेंस था। लेकिन गांधी तो हमेशा समन्वय का भाव गांधी में भी था। गांधी खड़े हुए 31 दिसंबर 1928 को उस अधिवेशन में सवेरे सबसे पहले बोलने के लिए, और लगता था कि आज मतदान होगा, नेहरू रिपोर्ट निरस्त हो जाएगी, जो वातावरण था। और गांधी ने कहा कि आप लोग इस रिपोर्ट को स्वीकार करें, 1 साल के अल्टीमेटम के साथ, कि सरकार साल भर में इसको इंप्लीमेंट करती है तो ठीक, नहीं तो हम पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प के लिए स्वतंत्र होंगे। और जवाहरलाल जी ने खड़े होकर कहा कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी व्यक्ति का प्रस्ताव है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं, और सर्वसम्मति से नेहरू रिपोर्ट स्वीकार हो। 1929 की लाहौर कांग्रेस उसके बाद खुद जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में हुई। गांधी जी ने जवाहरलाल जी को अध्यक्ष बनवाया, और 31 दिसंबर की रात 12 बजे जब 1 साल का अल्टीमेटम पूरा हुआ, घड़ी की सुई ने 1 जनवरी की तारीख बताई 1930 की, तो रात 12 बजे के बाद तक रावी के किनारे लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन चलता रहा, और 12 बजे रात के बाद पूर्ण स्वतंत्रता का संकल्प कांग्रेस ने पारित किया, और यह तय हुआ कि हम स्वतंत्रता दिवस भी मनाएंगे, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तब से 1930 से 1947 तक 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था देश भर में। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को बना हुआ संविधान 2 महीने रुक करके 26 जनवरी
1950 को लागू हुआ, उस 26 जनवरी की ऐतिहासिकता के कारण। तो वो संकल्प भी जवाहरलाल जी की अध्यक्षता में पारित हुआ और जवाहरलाल जी 36 के लखनऊ कांग्रेस में प्रेसिडेंट हुए, 27 में भी हुए फैजपुर में, फिर उसके बाद 2 बार अध्यक्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी लगातार हुए। पहला इलेक्शन तो ठीक है वो जीते, लेकिन दूसरे इलेक्शन में गांधी ने विरोध किया नेताजी सुभाष चंद्र बोस का और सीतारामैया को खड़ा कर दिया, चुनाव हुआ, लेकिन सुभाष चंद्र बोस गांधी की इच्छा के विपरीत कांग्रेस प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीते त्रिपुरी में। और जिताने में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो जवाहरलाल नेहरू का। लेकिन उसके बाद डिफरेंस आया। उसके बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि आप जीत तो गए, लेकिन जो जैसा नेताजी सोच रहे थे कि वो कांग्रेस को अपने ढंग से चलाएंगे और वर्किंग कमेटी अपने ढंग से बनाएंगे, नेहरू उस पर अड़ गए कि नहीं, वर्किंग कमेटी सबको लेकर के बनेगी और उसमें गांधी के लोग भी रहेंगे, 3 लोग गांधी के रहेंगे। हम फिर नेहरू और उनके लोग थे, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिसमें साजानंद सरस्वती भी थे, उन लोगों का प्रपोजल था। लेकिन उस दबाव जो पड़ा, उस डिफरेंस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया अध्यक्ष पद के बाद और कांग्रेस छोड़ दी। आईसीसी ने उनको निष्कासित भी कर दिया। उस समय सहजानंद जी भी, स्वामी सहजानंद जी भी निष्कासित हुए। जब बाद में 1945 में वो लौट आए थे और वो भी नेहरू से उसी तरह जुड़े हुए थे। जो उन्होंने भारतीय किसान सभा बनाई, जो अब सीपीआई के पास है, वो कांग्रेस के भीतर बनी और नेहरू के संरक्षण में बनी। भारतीय किसान सभा और किसान आंदोलन के सबसे बड़े महानायक थे बिहार के स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। बाद में लगभग एकदम मार्क्सिस्ट हो गए थे, लेकिन वो कम्युनिस्ट पार्टी में कभी शामिल नहीं हुए। 45 में फिर कांग्रेस में लौट आए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। तो इस तरह से नेहरू के साथ सभी करंट स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है कम्युनिस्ट पार्टी का, उसका प्रेसिडेंट जो था वो आनंद भवन में रहा करता था। इस तरह से सारी जो चेतनाएं थी वो पूंजीभूत होती थी नेहरू में। इसलिए जवाहरलाल नेहरू को देश ने वो रहनुमाई दी और जिस तरह से हजारों साल के शोषण से निकला हुआ मुल्क जवाहरलाल जी को मिला था और जिस तरह से जो मुल्क के जो हालात थे, एक सामाजिक जो परिस्थितियां थी, सामंतशाही का व्यापक मकड़जाल गांव गिराओं में था सामाजिक जीवन पर। दूसरी तरफ एक घोर सांप्रदायिक वातावरण देश भर में कुछ लोगों ने खड़ा कर रखा था। इस्लामी राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्रवाद की चेतना से जुड़े हुए लोगों ने, तो जैसी विरासत उसमें मिली थी, उसमें नेहरू की चुनौतियां बहुत ज्यादा थी। लेकिन दूसरा पहलू यह था कि नेहरू से लोगों की उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी और नेहरू उन उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। और उस खरे उतरने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि नेहरू की नीयत बिल्कुल साफ थी, नेहरू की दृष्टि बिल्कुल साफ थी। वो एक साइंटिफिक वो धर्म के विरुद्ध नहीं थे, वो धर्म विरोधी नहीं थे। व्यक्ति के धार्मिक आस्था, विश्वास, उपासना और उसके प्रचार प्रसार के फंडामेंटल राइट के खिलाफ थे और ये फंडामेंटल राइट नियोजित हुआ संविधान में प्रमुखता के साथ धार्मिक स्वतंत्रता का मूलाधिकार भी समाविष्ट हुआ। तो वो धर्म विरुद्ध नहीं थे। धर्म की जो नैतिक चेतना थी, जो नैतिक धर्म था, उसके सापेक्ष थे नेहरू। उसमें उनकी गहरी आस्था थी। धर्मों के जो नैतिक मूल्य हैं, जिनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, जो दुनिया के सभी धर्मों में साझे होते हैं। कोई धर्म नहीं सिखाता झूठ बोला करो, सभी सत्य की महिमा का प्रतिपादन करते हैं और सत्य तो सत्य होता है। सत्य के साक्षात्कार को ही गांधी ईश्वर का साक्षात्कार कहते हैं और अपने जीवन को सत्य का प्रयोग कहते हैं। तो इस तरह की जो मॉरल वैल्यूज का जो रिलीजन का पक्ष है, नेहरू उसके विरुद्ध नहीं थे। इंस्टीट्यूशनल रिलीजन में वो व्यक्ति के निजी अधिकारों के समर्थक थे, लेकिन उसे राजनीति से अलग रखने के पक्षधर थे वो। तो ये एक साइंटिफिक टेम्पर के साथ एक
स्पष्ट दृष्टि नेहरू के पास थी कि कैसा हिंदुस्तान बनाना है, आधुनिक भारत कैसा होगा, आधुनिक भारत के मायने क्या हैं। और उस इस तरह से नेहरू ने जो देश के सबसे बड़े पद पर, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली, तो ये कोई अनायास नेहरू को नहीं मिल गया था। लंबी संघर्षों की विरासत उसके पीछे नेहरू की थी, लंबा संघर्षों का सिलसिला उसके पीछे था। 13 दिन कम पूरे 10 साल उस व्यक्ति ने ब्रिटिश साम्राज्य की लौ सलाख जेलों के पीछे अपनी समृद्ध जवानी को काटा था। एक बेहद समृद्ध परिवार में जहां कोई ऐशो आराम असंभव नहीं था नेहरू के लिए, उस परिवार में मिली हुई जवानी के 10 साल उस व्यक्ति ने, कौन जानता था कल को क्या होगा, कोई मंत्री बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा कि मर खप जाएगा, देश कब आजाद होगा। लेकिन 10 साल उन्होंने जेल के सीखों के भीतर काट दिए थे। और यात्रा कहां से शुरू की थी अपनी राजनीति? अवध के गांव के किसानों, बाबा रामचंद्र आए संगम के तट पर, किसानों का झुंड लेकर के वहां पड़े थे, नेहरू को खबर लगी, वो खुद पहुंच गए संगम तट पे और फिर उन्होंने कहा हम आएंगे आप यहाँ। और उसके बाद वो जुड़े अवध के किसान आंदोलन से। जो उनका संसदीय जीवन भी शुरू हुआ तो कहां से शुरू हुआ? प्रधानमंत्री बन के थोड़ी शुरू हुआ। नगर पालिका का चुनाव लड़ करके इलाहाबाद, नगर पालिका का जनरल सेक्रेटरी इलाहाबाद के बने हुए, तो एकदम बुनियादी जो इकाई लोकतंत्र की थी, वहां से उन्होंने अपना सफर शुरू किया जवाहरलाल जी ने। तो एक लंबी साधना और एक जो उनके पास वर्ल्ड व्यू था, जो जिसका दावा दूसरा कोई उनके पैरेलल नहीं कर सकता, क्योंकि वो केवल हिंदुस्तान की नहीं बल्कि दुनिया भर में जो वैश्विक चेतनाएं थी, उन जो वैश्विक करंट्स थी, उन सारी करंट्स के पारखी थे नेहरू। और उनके संदर्भ के साथ वो हिंदुस्तान के बारे में भी सोचने की सामर्थ्य रखते थे और सोचते थे। तो वो इस तरह से एक बड़े विजन के साथ देश चलाने की सामर्थ्य का विश्वास लोगों का नेहरू में था कि नेहरू इसके लिए समर्थ व्यक्ति हैं। गांधी को भी था, कांग्रेस की लीडरशिप को भी था। इसलिए बड़ी सहजता से, बिना किसी वैमनस्य से, बिना किसी विरोध, बिना किसी मतभेद, बिना किसी हूं टूं के नेहरू को देश की कमान सौंपी गई। और नेहरू उस पर खरे उतरते हैं और खरे उतरते हैं। तो इसीलिए कि मैंने आपसे कहा कि उनकी दृष्टि साफ थी और उनकी नीयत साफ थी। और नेहरू ने जो पौधा लगाया, वो पौधा आज वट वृक्ष है, विराट वट वृक्ष है, दुनिया के सबसे बड़े संवैधानिक लोकतंत्र का विराट वट वृक्ष है। लोकतंत्रों को ढहाने वाली तमाम आंधियां दुनिया में आई, लेकिन हिंदुस्तान का लोकतंत्र उस ढहाने वाले पलीतों और उन झंझावातों के वजूद के बावजूद उनसे जूझते हुए, जो कमियां खामियां थी उसमें सुधार और सुधार की कोशिशें और भविष्य में भी सुधार की संभावनाओं के साथ मंथर गति से निरंतर आगे बढ़ता रहा है, विकसित होता रहा है, पल्लवित होता रहा है, दुनिया में शान से सिर उठा करके खड़ा है। तो इसके पीछे कोई सबसे बड़ी शख्सियत है, तो शख्सियत का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है। कि जब दुनिया में लोकतंत्र का खात्मा होते 80 और 90 के दशक में दिखाई देता है, तो उस समय चाहे धर्मोन्माद के आंदोलन रहे हो, पंजाब जल रहा था, कश्मीर जल रहा था, असम पूर्वोत्तर जल रहा था, शाहबानों का मसला, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का झगड़ा, चारों तरफ आग लगी थी। वो धर्मोन्मादी आंदोलन से भी लगता था हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी चुप जाने वाली है। इलेक्शन नहीं होते थे समय से, पंजाब में, कश्मीर में, असम में संविधान संशोधन करके राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाई जाती थी, आर्थिक सुधारों का दबाव था।
और उसी दबाव में पेरेस्ट्राइका और ग्लासनोस्ट के रिफॉर्मेशन मूवमेंट में सोवियत संघ बिखर गया, लेकिन हिंदुस्तान ने उसके साथ भी तालमेल बिठाया और इन चुनौतियों का भी मुकाबला किया। सरकारें बनती बिगड़ती रहती है लोकतंत्र में, कोई सरकार बनाए, लेकिन जमहूरियत कायम है, लोकतंत्र कायम है और शान से लोकतंत्र का पौधा वट वृक्ष के रूप में दुनिया के सामने खड़ा है। तो इसके पीछे कोई सबसे बड़ी शख्सियत है तो बेशक उस शख्सियत का नाम जवाहरलाल नेहरू है, और जिन्होंने एक खास तरह के सपने के साथ कैसा भारत बने इस दिशा में काम शुरू किया, जिसका बुनियादी संकल्प था कि हिंदुस्तान के गरीबों के आंसू पोंछने का सफर हमको शुरू करना है। हिंदुस्तान के गरीबों के आंसू पोंछ सके, जो कि क्योंकि गांधी का जो तलिस्मा था, गांधी ने यही सिखाया था अपने चेलों को कि जब कभी द्वंद हो कि क्या निर्णय लेना है, समझ में ना आए, तो एक ही कसौटी इस्तेमाल करना, उस आदमी का चेहरा इस्तेमाल करना, उस आदमी का चेहरा याद करना जो सबसे गरीब और सबसे निरीह आदमी कभी आपने देखा हो। और जो आप पॉलिसी बनाने जा रहे हो, जो आप प्रोग्राम बनाने जा रहे हो, जो आप कदम उठाने जा रहे हो, उससे उस व्यक्ति तक फायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि नहीं वहां फायदा जरूर पहुंचेगा, तो फिर बिना किसी हिचक के वही फैसला आप ले लो। ये एक कसौटी, तो इस कसौटी पर उस गरीब आदमी, देश के गांव गिराव का जो किसान, क्योंकि नेहरू जी ने साफ कहा, पहला, अभी रामायण बाबू कह रहे थे कि पहला प्लान एग्रीकल्चर को समर्पित था, क्योंकि नेहरू ने किसान आंदोलनों से जुड़े हुए नेता रहे थे। 7 मिनट बाद जुड़ा जाएगा। नेहरू जानते थे, उन्होंने साफ कहा था कि सब कुछ रोका जा सकता है लेकिन कृषि को नहीं रोका जा सकता। आदमी का पेट भरने से उसका रिश्ता है, एग्रीकल्चर को नहीं रोका जा सकता। और जब तक हमारे किसानों की वो धसी हुई आंखें हैं तब तक विकास का कोई मतलब नहीं है। तो वो गांव गिराव के प्रति और सत्ता को भी गांव की तरफ ले जाने का संकल्प, अंबेडकर साहब ने कहा कि अभी पंचायतों वगैरह को, गांधी जी कहते थे ठीक है, लेकिन अभी पंचायतों को बहुत अधिकार वगैरह मत दो संविधान में, आप ये काम भविष्य में कर लेना, क्योंकि अभी गांव में सामंतवाद का मकड़जाल बड़ा गहरा है, पहले इसको तो ठीक करो आप। और इसीलिए उसको नीति निरूपक सिद्धांतों में पंचायतों का मसला डाला गया, और नेहरू ने बाद में वो काम ज्यादा नहीं रोका। 1959 में राजस्थान से शुरुआत कर दी उन्होंने पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना, तो गांव तक सत्ता ले जाने का काम। एग्रीकल्चर में भाखड़ा, रेहंद को फर्स्ट 5 ईयर प्लान की टेक्निकल कमेटी में, जो भाखड़ा के बाद सबसे बड़ा डैम है, हीराकुंड डैम, रेहंद डैम, फिर सबसे बड़ा भाखड़ा डैम, भाखड़ा को विजिट करते रहते थे नेहरू, और रेहंद को रिजेक्ट कर दिया था प्लानिंग कमीशन की टेक्निकल टीम ने कि इसमें प्रॉफिटेबल जनरेशन पॉसिबल नहीं है। तो गोविंद बल्लभ पंत और कमलापति त्रिपाठी ने समय मांगा और गए जवाहरलाल जी के पास। कमलापति जी बताते थे हमको कि एक ही लाइन तो मैंने कही थी जवाहरलाल जी से, जब उन्होंने कहा कि इसमें प्रॉफिटेबल जनरेशन संभव नहीं है, भाई प्लानिंग कमीशन मना कर रहा है, तो कमलापति जी ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि अगर लाभ हानि के जोड़ घटाने पर ही योजनाएं बनेंगी तो वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या रह जाएगा। चौक के नेहरू जी ने देखा उनकी तरफ, फोन उठाया, गुलजारी लाल नंदा प्लानिंग मिनिस्टर थे, उनको कहा ये पंत जी और कमला आए हैं आपके पास, जा रहे हैं और रेहंद बनेगा, और रेहंद बना। जवाहरलाल जी ने जाकर के उद्घाटन किया। आज उसको ऊर्जांचल कहा जाता है, सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश के दर्जन भर थर्मल यूनिट वहां चलती हैं। और जब रेहंद बना तो सबसे पहले बिरला जी ने जाकर के वहां हिंडाल्को, जो उनका सबसे बड़ा कारखाना है, उस जंगल में लगाया, और उनका भी अपना एक थर्मल प्रोजेक्ट बिरला जी का है जो हिंडाल्को को ही केवल बिजली की आपूर्ति करता है। और उसके बाद एनटीपीसी के और उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के दर्जन भर वहां चारों तरफ से घिरा हुआ है रेहंद थर्मल यूनिट से, वो सारे देश को बिजली वहां से जाती है। ये विजन था, ये दूरदृष्टि थी। मैं
ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत कुछ कहा जा सकता है नेहरू के बारे में। अंकित बाग बेहरा बैठे हैं, वो उनके सूबे की चर्चा करूंगा। वहाँ मैं राजीव गांधी स्टडी सर्किल यूनिट फॉर्मेशन हुआ तो हमारे समय में, जब मैंने काम संभाला था, उसके बाद पहली बार 4 साल पहले मैं गया था, 4 साढ़े 4 साल पहले, यही दिवाली से जस्ट पहले वहां से लौटा था मैं। तो उड़ीसा गया, बारीपदा, वहाँ इंडियन सोसाइटी ऑफ गांधीयन स्टडीज का कन्वेंशन था। उसके बाद सैटरडे को मैं निकला, तो मंडे को मीटिंग फिक्स थी रायपुर में, तो मैं वहां से ट्रेन से भुवनेश्वर से आया, तो मैं सीधे दुर्ग चला गया, रायपुर में। और वहां हमारे कुछ रिश्तेदार थे, एक रिश्तेदार के यहाँ मैं रुका और लोगों से भी मिला जाके। वो बड़े, उनके घर में जो 2 बुजुर्ग थे, 84-85 की उम्र थी उनकी, उनके पास 1 घंटा बैठा मैं। बाद में 2-4 महीने बाद वो दोनों पति पत्नी का देहांत भी हो गया। तो उनसे बात छिड़ी, तो उन्होंने कहा क्या हो गया है इस मुल्क को, लोग नेहरू को गाली देते हैं। बोले आप जानते हो कि हमारे घर के लोग कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, गोरखपुर में अपने गांव से हम भी निकल करके वहां ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भेज दिए गए, कैजुअल लगवा दिए गए। आजाद हुआ था नया नया देश, कोई काम वाम होता नहीं था, दिन भर हम लोग डस्टर उस्टर से मशीन पोंछ करके बैठे रहते थे, कोई प्रोडक्शन नहीं था ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। क्योंकि कहते हैं सुई नहीं बनती थी, सुई इसलिए नहीं बनती थी कि इस्पात नहीं बनता था देश में, तो जब इस्पात नहीं, सुई नहीं बनती थी तो पिस्तौल कहां से बनती, मशीनें कहां से बनती, कल कारखाने कहां से बढ़ते। तो बोले एक अंग्रेज अफसर था, उसने कहा कि तुम कुछ जीवन में करना चाहते हो कि जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। हमने कहा निकले तो कुछ करने के लिए ही है। बोले भाग जाओ यहाँ से। वह कहाँ जाए, तो उसने एक अच्छी एप्लीकेशन बना करके मेरी मुझे दी और बोला इसको लेके तुम भिलाई चले जाओ। मैंने कहा भिलाई, वहाँ भिलाई कहाँ है? उन्होंने समझाया कैसे जाना है। 3 दिन लगा कानपुर से भिलाई पहुंचने में। और वहां बोले यहाँ दुर्ग आया मैं, तो कैंप ऑफिस था, चारों तरफ जंगल थे, कुछ नहीं था। आज इतना बड़ा कॉर्पोरेट सिटी भिलाई जो खड़ी आपको दिखाई देती है, सब कुछ नहीं था। दुर्ग भी छोटा सा कस्बा था जो आज एक कॉर्पोरेट सिटी है। तो यहाँ जब मैं पहुंचा तो उस कैंप ऑफिस में मैंने एप्लीकेशन दी, इतनी अच्छी एप्लीकेशन बनी थी कि वो नौकरी लग गई मेरी। बोले नेहरू ने पहले अमेरिका वालों से करार किया था यहाँ इस्पात का कारखाना लगाने के लिए। अमेरिका के अफसर आए, देखा और उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ इस जंगल में नहीं लगाएंगे और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे। तो उन्होंने करार तोड़ दिया नेहरू ने अमेरिका से, सोवियत संघ के साथ करार किया और सोवियत संघ के लोग बना रहे थे। काम शुरू हुआ था जब मैं यहाँ आया था, और तब से ये सब कुछ जो आप देख रहे हो ये सब बदलते हुए मैंने देखा है। और भिलाई बना, बोकारो बना, राउरकेला बना, ये सब दुर्गापुर, तमाम बुनियादी संरचना बड़े बड़े उद्योगों की सार्वजनिक सेक्टर में खड़ी हुई, इस्पात बनने लगा तो मशीनरीज और कल कारखाने भी बढ़ने लग गए। खुद मेरे पिताजी, मैं बहुत छोटा था तो उनका इंतकाल हो गया था 1958 में, बहुत छोटा था उस समय। 1952 में बनारस जिले का पहला ट्यूबवेल उन्होंने अपने परिवार का एक 50 बीघे का ऊसर जमीन थी वहां लगाया था। पूरा परिवार उनके मुखालिफ था, लेकिन वो सारी मशीनें, उसके साथ ऑयल क्रशर भी लगाया था, धान को चावल में कन्वर्ट करने का हॉलर भी लगाया था और आटे की चक्की भी लगाई थी। वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो चंदौली हमारा है, उस चंदौली कस्बे में भी कोई आटे की चक्की तब नहीं, और वो एकदम वीरान में दूर दूर से लोग आते थे। उस जमाने में वो सारी मशीनें लंकाशायर से मंगाया था उन्होंने। कोई मशीन, ट्यूबवेल लगाने की मशीन भी यहाँ हिंदुस्तान में संभव कुछ भी नहीं था। कहते थे कि लाश घर से तब उठती थी जब तहसीलदार के यहाँ से कफन का 2 गज का कपड़े का परमिट करके कफन नसीब होता था तो लाश घर से उठ पाती थी। ये उत्पादकता के हालात थे। आज लोग सवाल खड़ा करते हैं नेहरू पे, आज लोग सवाल खड़ा करते हैं 70 साल में हुआ क्या। आज वहां से जो यात्रा विकास की शुरू हुई,
हम दुनिया में किस क्षेत्र में किस नंबर पर हैं, किसमें नंबर 1 है, किसमें नंबर 2 है। आईटी सेक्टर में भारत की प्रतिभाएं सारी दुनिया में छा गई हैं। आईटी के माध्यम से भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में आगे बढ़ने लग गया। तो इन सब के पीछे बुनियाद में कोई सबसे बड़ी शख्सियत है तो उस शख्सियत का नाम राजीव गांधी तो बाद में आते हैं, जिन्होंने सूचना और प्रौद्योगिकी क्रांति की, लेकिन इसकी बुनियाद में कोई सबसे बड़ी शख्सियत है तो उसका नाम जवाहरलाल नेहरू है। उन्होंने ठोस बुनियाद रखी लोकतंत्र की, विकास की, विकास के आंदोलनों की, चाहे वो पंचायती राज हो, सामुदायिक विकास के कार्यक्रम हो, सहकारिता का आंदोलन हो, उससे पहले जमींदारी का एबोलिशन हो, समूल नष्ट रजवाड़ों को खत्म करने के बाद जमींदारी का गांव गांव पसरा हुआ जो सामंतवाद का ढांचा था उसे जड़ से उखाड़ने का काम जवाहरलाल जी ने किया। और लोकतांत्रिक संस्थाओं के निर्माण, वैज्ञानिक विश्व स्तरीय वैज्ञानिक संस्थाओं का निर्माण, विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थाओं का, आईआईटी हो, एम्स हो, आईआईएम हो, इन सब की शुरुआत उस जमाने में होती है। एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी पंतनगर में सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी और फिर नेहरू के समय में आधे दर्जन यूनिवर्सिटीज एग्रीकल्चर की लग चुकी थी। तो इस तरह से आधुनिक भारत के निर्माण को एक ठोस उसकी नींव रखने का काम, उसकी बुनियाद रखने का काम, उसकी संस्थागत संरचना की बुनियाद रखने का काम जवाहरलाल जी ने किया। और आज भारत जिस भी मुकाम पर है उसकी बुनियाद में नेहरू हैं और जो सिद्धांत हैं लोकतंत्र के, राष्ट्रवाद के, सेकुलरिज्म के और लोक कल्याणकारी राज्य या समाज समता मूलक समाज के निर्माण की दिशा में एक समाजवादी रुझान वाली राज्य संरचना के, गुट निरपेक्षता के ये बुनियादी सिद्धांत कभी भी अप्रासंगिक नहीं है। और अगर इन पर चोट होती है तो निश्चित रूप से पूरे आधुनिक भारत की जो संरचना है, उसका जो लोकतंत्र है, उसका जो संविधान है, वो उस पर चोट होगी, उससे धराशायी करने की कोशिश होगी। और हम इन डिफरेंसेस पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में, राष्ट्रीय जीवन में हो सकते हैं, ये असंभव नहीं है। लोकतंत्र की ये शोभा होती है और नेहरू तो लोकतंत्रवादी थे, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रवादी होता है समराइज किया जाए क्योंकि दीपावली भी ये सब की बुनियाद में नेहरू हैं और आज हम उनको सैल्यूट करते हैं उनकी जयंती पर। दीपावली के दिन बड़ी खास बात है कि दीपावली के दिन आप सब जुड़े हो नेहरू को स्मरण करने के लिए। लंबे समय से आप बैठे हैं, आप सबने धैर्य से सुना भी, मुझे काफी देर तक आपने सुना। इस सब के लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और इस बधाई के साथ एक बार फिर